कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक कार खरीदने गए हों और डीलर से बहुत लंबी बहस के बाद आपको लगा हो कि वाह, आज तो मैंने बाजी मार ली। हाँ, ऐसा तो बहुत लोगों को लगता है। राइट। लेकिन फिर घर आकर अचानक आपको एहसास हो कि वेट अ मिनट, असल में फायदा तो डीलर का ही हुआ है। मतलब या फिर ऑफिस में ही देख लीजिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए जब आप रिसोर्सेज मांगते हैं तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप बस एक दीवार से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वो फ्रस्ट्रेशन बहुत रियल होती है। एकदम। और अक्सर ना जब हम नेगोशिएशन यानी सौदेबाजी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स या फिर वो सूट पहने वकील या एक टग ऑफ वॉर वाली इमेज बनती है। मतलब एक ऐसा खेल जहां अगर एक जीतता है तो दूसरे का हारना बिल्कुल तय है। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जो हम पाल लेते हैं। हम लोग नेगोशिएशन को ना एक युद्ध की तरह देखने लगते हैं, लाइक अ बैटल। राइट। हमें लगता है कि ये सिर्फ तब होता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो या फिर कोई लीगल सेटलमेंट हो रहा हो। लेकिन अगर हम मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी को देखें और कम्युनिकेशन के बुनियादी ढांचे को समझें तो सच्चाई इससे कोसों दूर है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में, इस डीप डाइव में, हम इसी टग ऑफ वॉर वाली जो इमेज है ना, उसे पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत ही शानदार मास्टर क्लास डॉक्यूमेंट है आज। इसका नाम है द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, स्ट्रैटेजीज एंड स्किल्स। और ये डॉक्यूमेंट बहुत ही डिटेल में है। हाँ, दस्तावेज की शुरुआत एक बहुत ही सटीक परिभाषा से होती है। मैं सीधे सोर्स से पढ़ता हूँ। सोर्स कहता है, whenever we attempt to influence another person through an exchange of ideas or something of material value, we are negotiating. ये लाइन ना पूरी फाउंडेशन सेट कर देती है। अगर आप ध्यान दें तो इसमें सिर्फ मटेरियल वैल्यू यानी पैसों या सामान की बात नहीं की गई है। राइट। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज भी है। बिल्कुल, विचारों के लेन देन को भी नेगोशिएशन माना गया है। मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में ना दस्तावेज की एक और बहुत ही क्रिटिकल लाइन जोड़ना चाहूंगी। इसमें लिखा है, नेगोशिएशन इज द प्रोसेस वी यूज टू सैटिस्फाई आवर नीड्स व्हेन समवन एल्स कंट्रोल्स व्हाट वी वांट। ओह वाओ। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये जो पार्ट है, when someone else controls what we want, हाँ, अगर हम इस चश्मे से देखें तो क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लगातार इसी प्रोसेस से नहीं गुजर रहे हैं? मतलब जैसे अगर कोई अपने सहकर्मी से किसी काम में मदद मांग रहा है। हाँ, वो भी नेगोशिएशन है। या फिर वीकेंड पर दोस्तों के साथ कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं और सबकी अलग अलग चॉइस है, तो क्या वो सब भी नेगोशिएशन ही है? 100%। ये मानव बातचीत की ना एक निरंतर अवस्था है, एक कंटिन्यूअस स्टेट। जब भी दो अलग अलग ज़रूरतें या प्राथमिकताएं आपस में टकराती हैं और एक व्यक्ति को दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो ये प्रोसेस तुरंत ट्रिगर हो जाता है। मतलब ये कोई अलग से होने वाला इवेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। नेगोशिएशन कोई इवेंट नहीं है, ये एक कम्युनिकेशन स्किल है जिसका इस्तेमाल कोई भी इंसान दिन भर कर रहा है। तो चूंकि हम हर रोज अनजाने में ही सही नेगोशिएट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहला कदम ये जानना है कि हमारी अपनी व्यक्तिगत शैली, मतलब हमारी पर्सनल स्टाइल क्या है। ये बहुत ज़रूरी असेसमेंट है। हाँ। और इस दस्तावेज में ना द नेगोशिएटिंग स्टाइल प्रोफाइल नाम का एक सेल्फ असेसमेंट टूल दिया गया है। और मज़े की बात यह है कि सोर्स इसे लेकर एक सख्त चेतावनी भी देता है। मैं लाइन पढ़ता हूँ, द डेटा प्रोवाइडेड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट विल ओनली बी वैलिड इफ यू रेस्पॉन्ड कैंडिडली टू ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स। मतलब आपको खुद से पूरी तरह ईमानदार होना पड़ेगा। अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो डेटा बेकार है। राइट। इसमें लगभग 30 प्रश्न हैं जो हमारी नेगोशिएटिंग स्टाइल को डिकोड करते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। जो पहली स्टेटमेंट है ना, वो मुझे थोड़ी आक्रामक मानसिकता वाली लगी। सोर्स में लिखा है, व्हेन आई नेगोशिएट माई इंटरेस्ट मस्ट प्रिवेल। जो लोग इस स्टेटमेंट से गहराई से सहमत होते हैं ना, उनकी शैली को डिफीट यानी हार जीत की मानसिकता कहा जाता है। अच्छा। हाँ, ये लोग नेगोशिएशन को एक जीरो सम गेम की तरह देखते हैं। जीरो सम गेम मतलब अगर मेरा फायदा तो तुम्हारा नुकसान। बिल्कुल, जीरो सम गेम का मतलब ही यही है कि अगर मुझे एक पॉइंट का फायदा हो रहा है तो वो तभी संभव है जब सामने वाले को एक पॉइंट का नुकसान हो। ये एक बहुत ही एडवर्सरियल या कहें विरोधी रवैया है। और इसका नुकसान क्या है? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये ट्रस्ट को, भरोसे को खत्म कर देता है और लंबे समय में ये रिश्तों को पूरी तरह तबाह कर देता है। मेक सेंस। अब इसके ठीक विपरीत एक दूसरी अप्रोच भी है। मैं असेसमेंट की एक और लाइन पढ़ता हूँ। आई ट्राई टू आइडेंटिफाई कॉमन इंटरेस्ट्स
to use as a basis for satisfying both parties' needs. ये सुनने में बहुत ही लॉजिकल और एकदम आइडियल लगता है। और ये है भी। इसे ना कोलैबोरेटिव यानी सहयोगात्मक शैली कहा जाता है। नेगोशिएशन की दुनिया में ये सबसे बेहतरीन और प्रभावी तरीका माना जाता है। इसमें फोकस कहाँ होता है? यहाँ मेन फोकस विन विन आउटकम बनाने पर होता है। अगर हम इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझें, जो डिफीक स्टाइल वाले लोग हैं वो पिज्जा के बचे हुए टुकड़ों को झपटने के लिए लड़ते हैं। हाँ, कि मुझे बड़ा पीस चाहिए। राइट। लेकिन जो कोलैबोरेटिव स्टाइल वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हम पिज्जा को बांटने से पहले उसे और बड़ा कैसे कर सकते हैं, मतलब एक्सपैंडिंग द पाई बिफोर डिवाइडिंग इट। वाह, वो बस आपस में लड़ नहीं रहे। बिल्कुल, वे सिर्फ पोजीशंस पर बहस नहीं करते, बल्कि उन पोजीशंस के पीछे जो छिपे हुए हित हैं, जो अंडरलाइंग इंटरेस्ट्स हैं, उनको समझकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही शानदार विजुअलाइजेशन है। अब असेसमेंट में एक लाइन है जो मुझे किसी पुरानी कहावत जैसी लगी, लेकिन मुझे सच में शक है कि नेगोशिएशन में ये कितनी कारगर है। लाइन है, अ सॉफ्ट वर्ड कैन विन अ हार्ड हार्ट। क्या नेगोशिएशन टेबल पर महज सॉफ्ट होने से काम चल जाता है? ये बहुत ही ट्रिकी है। इसे अकोमोडेट यानी समझौतावादी शैली कहा जाता है। जो लोग इस पर टिक करते हैं ना, वे अक्सर किसी भी तरह के टकराव यानी कॉन्फ्रंटेशन से बहुत डरते हैं। मतलब वो बस झगड़ा अवॉइड करना चाहते हैं। हाँ, वे रिश्ते को बचाने के लिए फेयरनेस की बलि दे देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे सामने वाले की सारी शर्तें मान लेंगे तो सामने वाला खुश रहेगा और रिश्ता बचा रहेगा। लेकिन इसमें तो उनका अपना ही नुकसान है ना। बिल्कुल, असल में आप बस अपना नुकसान कर रहे होते हैं, और लंबे समय में ये स्ट्रैटेजी आपके अंदर एक बहुत गहरी कुंठा, एक रिजेंटमेंट पैदा करती है, क्योंकि आपकी खुद की जरूरतें तो कभी पूरी हो ही नहीं रही। सीरियसली, इसी से जुड़ी एक और कैटेगरी है जो मुझे लगता है सीधे इंसान के कॉन्फिडेंस पर चोट करती है। असेसमेंट की एक लाइन कहती है, आई ऑफन फील आई लैक द पावर टू प्रोड्यूस अ सक्सेसफुल आउटकम। तो क्या ये बातचीत की मेज पर एक तरह का इम्पोस्टर सिंड्रोम है? मैं कहूंगी ये तुलना बिल्कुल सटीक है। इसे विड्रॉ यानी पीछे हटने की शैली कहा जाता है। इसमें इंसान को ना अपनी पावर या अपनी तैयारी पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो बस वहां से निकलना चाहते हैं। हाँ, ये साइकोलॉजी का क्लासिक फ्लाइट रिस्पॉन्स है। वे नेगोशिएशन की टेबल से बस भागने की कोशिश करते हैं। उन्हें नतीजों से कोई मतलब नहीं रह जाता। उनका इकलौता लक्ष्य उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जल्द बाहर निकलना होता है, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। ये तो बहुत ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। और अब आते हैं उस स्टाइल पर जिसे हम अक्सर समाज में बहुत आदर्श मानते हैं, मतलब समझौता करना। सोर्स में एक लाइन है, हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन, यानी कुछ ना मिलने से आधा मिलना बेहतर है। तो क्या ये सही अप्रोच नहीं है? देखने में ये विन विन लग सकता है, लेकिन मैं इसे कॉम्प्रोमाइज यानी एक लेजी विन विन कहूंगी। लेजी विन विन? हाँ, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष बस बीच के रास्ते पर आकर चीजों को आधा आधा बांट लेते हैं, जिसे हम स्प्लिटिंग द डिफरेंस कहते हैं। परेशानी ये है कि इसमें कोई भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता। दोनों को लगता है कि कुछ छूट गया। राइट, दोनों पक्षों को लगता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ खो दिया है। ये कोई रचनात्मक समस्या समाधान या क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, बल्कि बस विवाद को जल्दी खत्म करने का एक शॉर्टकट है। हम इस पूरे असेसमेंट को एनालाइज करने के बाद सोर्स डॉक्यूमेंट अपना अंतिम निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट शब्दों में देता है। मैं पढ़ता हूं, द मोस्ट सैटिस्फाइंग एंड रिवॉर्डिंग नेगोशिएशंस इन द लॉन्ग टर्म आर अचीव्ड बाय कंसिस्टेंट यूज ऑफ अ कोलैबोरेटिव स्टाइल। बिल्कुल। यानी अगर आपको लंबे समय तक सफल रिश्ते और अच्छे परिणाम चाहिए तो आपको लगातार सहयोगात्मक शैली का ही इस्तेमाल करना होगा। और इस निष्कर्ष को समझना इसलिए भी क्रिटिकल है ना, क्योंकि जब लोगों की अलग अलग नेगोशिएशन शैलियां आपस में टकराती हैं तो जो चीज जन्म लेती है उसे हम संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है। हाँ, अगर आप कोलैबोरेटिव नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट अनिवार्य है, और इस कॉन्फ्लिक्ट के मैकेनिज्म को समझे बिना कोई भी एक अच्छा नेगोशिएटर नहीं बन सकता। तो चलिए इस कॉन्फ्लिक्ट की एनाटॉमी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सोर्स इस संघर्ष के विकास को ना 4 स्पष्ट चरणों में बांटता है, 4 स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मैं नाम पढ़ता हूं, 1 फ्रस्ट्रेशन, 2 कंसेप्चुअलाइजेशन, 3 बिहेवियर और 4 आउटकम। और जब ये साइकिल पूरी होती है तो सोर्स एक बहुत ही डार्क वार्निंग देता है
If the outcome results in one party feeling dissatisfied, the seeds will be sown for further conflict. Conflict can become an ever-decreasing circle. ये बहुत गहरी बात है। मतलब अगर नतीजा ऐसा रहा जहां एक पक्ष भी असंतुष्ट है, तो ये एक कभी ना खत्म होने वाला दुष्चक्र बन जाएगा, like a vicious cycle. तो सवाल ये है कि हम इस लूप को तोड़ कैसे सकते हैं? इस साइकिल को तोड़ने का जो इकलौता पॉइंट है ना, वो है स्टेज 2 कंसेप्शुलाइजेशन। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन के तुरंत बाद वाला। हाँ, जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत बिहेवियर यानी एक्शन लेने की तरफ भागता है बिल्कुल। कि बस कुछ कर दो। लेकिन हमें वहां रुकना होगा। हमें इस स्थिति की सही अवधारणा या कॉन्सेप्ट बनाना होगा कि असल में मुद्दा क्या है। राइट, बिना सोचे रिएक्ट नहीं करना है। बिल्कुल। सोर्स बहुत स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है। False analysis will lead to behavior that is doomed to increase the frustration. ओह, अगर आपने गुस्से में आकर गलत विश्लेषण किया, तो आपका अगला कदम उस निराशा को सिर्फ और सिर्फ बढ़ाएगा। गुस्से की बात करें तो संघर्ष को संभालने वाले हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स के सेक्शन में एक ऐसी लाइन है जो मुझे लगता है कि हर बोर्ड रूम और हर घर में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखी होनी चाहिए। वो कौन से? सोर्स कहता है, ट्राइंग टू सॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट विद एन एंग्री पर्सन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एकदम सही। ये नेगोशिएशन का कार्डिनल रूल है। जब कोई इंसान गुस्से में होता है ना, तो उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक और तर्क को संभालता है, वो लगभग बंद हो जाता है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? ऐसे में आपको अलग अलग शैलियों की टाइमिंग को समझना होगा। जैसे अवॉइडिंग या पीछे हटना तब काम आता है जब भावनाएं बहुत भड़की हुई हों और लोगों को शांत होने का, कूल डाउन होने का समय चाहिए। और कॉम्पीटिंग कब यूज करें? कंपीटिंग यानी प्रतिस्पर्धा तब जरूरी है जब कोई इमरजेंसी हो और तुरंत फैसला लेना हो। और कोलैबोरेटिंग तब सबसे अच्छा है जब दोनों पक्षों के लिए मुद्दे बहुत अहम हो और आप किसी भी चीज से आधा अधूरा समझौता नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है जब ये विवाद अनसुलझे रह जाते हैं? सोर्स बताता है कि अनसुलझे विवाद एक बहुत गहरी एंग्जाइटी पैदा करते हैं। मेरी दिलचस्पी इसमें है कि ये एंग्जाइटी हमारे व्यवहार को कैसे बदल देती है। एंग्जाइटी इंसान के दिमाग को ना पूरी तरह से हाईजैक कर सकती है और इससे हम मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र, साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म्स विकसित कर लेते हैं। स्रोत इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटता है। ओके। पहला है एग्रेसिव यानी आक्रामक मैकेनिज्म। इसमें फिक्सेशन आता है, जहां इंसान बस एक ही बेतुकी बात पर अड़ जाता है। या फिर डिस्प्लेसमेंट, जहां वो अपना गुस्सा किसी और पर निकालता है। डिस्प्लेसमेंट का कोई एग्जाम्पल? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रैफिक जैम में फंसकर फ्रस्ट्रेटेड है और वो नेगोशिएशन टेबल पर आकर बिना बात के सामने वाले पर आक्रामक हो जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट है। राइट, गुस्सा कहीं और का निकला कहीं और। और दूसरा तंत्र क्या है? दूसरा है कॉम्प्रोमाइज तंत्र। इसमें कॉम्पेंसेशन आता है, मतलब अपनी किसी कमी को छिपाने के लिए दूसरी जगह हावी होना। और प्रोजेक्शन शामिल है। प्रोजेक्शन में इंसान ना अपनी खुद की चालाकियों या बुराइयों का आरोप सामने वाले पर लगाने लगता है। ओह, लाइक तुम चालाक हो जबकि चालाकी वो खुद कर रहा है। बिल्कुल। और तीसरा है विड्रॉल यानी पीछे हटना। इसमें फैंटेसी आता है, मतलब ख्यालों की दुनिया में चले जाना जहां कोई समस्या ही नहीं है। या फिर रिग्रेशन, जहां इंसान दबाव में आकर बच्चों की तरह जिद करने लगता है, एक चाइल्डिश बिहेवियर। ये समझना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि टेबल के दूसरी तरफ बैठा व्यक्ति शायद जानबूझ पर बुरा नहीं बन रहा है, वो बस अपनी एंग्जाइटी से जूझ रहा है। एकदम सही एनालिसिस है ये। तो अब चूंकि हमने मनोविज्ञान और संघर्ष की जड़ों को बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो अब सीधे रणभूमि में उतरते हैं। मतलब टैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, रणनीतियों का मास्टर क्लास। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। हाँ, सोर्स में कई एडवांस टैक्टिक्स का लाइन बाय लाइन विश्लेषण दिया गया है। शुरुआत करते हैं सलामी तकनीक से। मैं लाइन पढ़ता हूं, अचीव एन ऑब्जेक्टिव अ लिटिल बिट एट अ टाइम रादर देन इन वन जायंट स्टेप। इसे सलामी सॉसेज के नाम पर रखा गया है। जो खाने वाला सॉसेज होता। हाँ, जिसे आप एक साथ पूरा नहीं खा सकते ना, बल्कि उसके पतले पतले स्लाइस काटते हैं। मान लीजिए किसी वेंडर को एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट पास करवाना है। राइट। अगर वो एक साथ $10 मिलियन का प्रपोजल रखेगा, तो शायद वो तुरंत रिजेक्ट हो जाए। इतना बड़ा अमाउंट देखकर सब डर जाएंगे। बिल्कुल। इसके बजाय वो पहले बस $1 मिलियन का बेसिक सेटअप बेचता है और फिर स्लाइस बाय स्लाइस एड ऑन बेचकर अपना पूरा टारगेट अचीव कर लेता है। छोटे कदम हमेशा कम प्रतिरोध या कहें कम रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। वाह, अगली रणनीति मुझे थोड़ी आक्रामक और रिस्की लगती है। इसका नाम है फेट अकम्प्ली। क्या आप इसे समझा सकती हैं? हाँ, इसे कंप्लीटेड एक्ट यानी पूरे हो चुके काम का सिद्धांत कहा जाता है। ये कुछ ऐसा है,
I did what I wanted to, so now what are you going to do? मतलब मैंने जो करना था कर दिया, अब तुम क्या करोगे? राइट इसमें कोई व्यक्ति ना बिना आपकी इजाजत के कोई बड़ा कदम उठा लेता है और फिर आपको उस परिणाम से डील करने के लिए छोड़ देता है। लेकिन अगर कोई मेरे साथ ऐसे करे तो मेरा पहला रिएक्शन तो यही होगा कि मैं उस डील से ही बाहर निकल जाऊं। मतलब ये काम कैसे करता है? ये काम इसलिए करता है क्योंकि ये सामने वाले पर उस काम को अंडू करने का भारी बोझ डाल देता है। अच्छा, रिवर्स करने की मेहनत। हाँ, लोग अक्सर विवाद से बचने के लिए उस किए हुए काम को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। ये रिस्की जरूर है, लेकिन जब पावर इम्बैलेंस हो ना तो ये बहुत प्रभावी होता है। Here's where it gets really interesting. Okay, अगला पॉइंट है डेडलाइंस। सोर्स में लिखा है डेडलाइंस आर यूजुअली एज डिमांडिंग एज वी आर विलिंग टू थिंक दे आर। मतलब डेडलाइंस असल में वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि समय का सारा दबाव सिर्फ हमारे ऊपर है। लाइक मुझे ये डील आज शाम तक क्रैक करनी ही है। हाँ, पसीना छूटने लगता है। राइट लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले के पास भी कोई ना कोई डेडलाइन होगी, उसके ऊपर भी कोई बॉस होगा या कोई सिस्टम होगा जो परिणाम मांग रहा होगा। डेडलाइंस अक्सर एक मनोवैज्ञानिक भ्रम, एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन भी हो सकती हैं, और जो इस आर्टिफिशियल दबाव को डिकोड कर लेता है वही नेगोशिएशन में हावी रहता है। इसके बाद दो और बहुत ही दिलचस्प ध्यान भटकाने वाली स्ट्रेटेजिक मिसडायरेक्शन की रणनीतियां हैं, फेंटिंग और अपैरेंट विड्रॉल। फेंटिंग में आप ऐसा दिखावा करते हैं कि आपको एक चीज चाहिए जबकि असल में आपका लक्ष्य कुछ और ही होता है। बिल्कुल, वो एक स्मोक स्क्रीन की तरह है। और अपैरेंट विड्रॉल में आप टेबल से उठकर जाने का नाटक करते हैं। और फिर आती है वो गुड कॉप बैड कॉप वाली हॉलीवुड स्टाइल तकनीक, जिसे सोस कहता है गुड गाय बैड गाय एंड लिमिटेड अथॉरिटी। हाँ, ये बिल्कुल पुलिस पूछताछ से प्रेरित है। टीम का एक सदस्य बहुत कठोर शर्तें रखता है जो बैड गाय है, और दूसरा बहुत ही समझदार बनकर आता है गुड गाय, ताकि हम उस गुड गाय पर भरोसा कर लें। आप उस गुड गाय की बात मान लें। और लिमिटेड अथॉरिटी भी इसी का हिस्सा है। मैं तो आपकी बात मान लूं लेकिन मेरी लीगल टीम इसे अप्रूव नहीं करेगी। ये सामने वाले को विलन बनाकर खुद को असहाय दिखाने की एक बहुत पुरानी चाल है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब अगर कोई हमारे खिलाफ ये सारी चालाकियां चल रहा है, चाहे वो सलामी हो या गुड गाय बैड गाय, तो हम खुद को कैसे बचाएं? हम इनका शिकार होने से कैसे बचें? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो इन चालाकियों का जो काट है ना, वो है आपकी अपनी बुनियादी ताकत को समझना। इसके लिए 3 बहुत ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होता है: बैठना, वॉटना और जोपा। बैठना। हाँ, बैठना का मतलब है बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। सरल भाषा में कहूं तो अगर आप इस टेबल से बिना डील के उठ जाते हैं तो आपके पास सबसे बेहतरीन दूसरा विकल्प क्या है? ओके, लाइक प्लान बी। बिल्कुल, अगर आप एक घर खरीद रहे हैं और सेलर बहुत नखरे कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि पास ही में एक और बहुत अच्छा घर उपलब्ध है, तो वो दूसरा घर आपका बैठना है। और अगर मेरा बैठना मजबूत है तो? अगर आपका बैठना मजबूत है तो कोई भी गुड गाय बैड गाय ट्रैप आप पर काम नहीं करेगा, क्योंकि आप में अपैरेंट नहीं बल्कि रियल विड्रॉल यानी सच में उठकर जाने की हिम्मत होगी। क्या बात है। और वॉटना क्या है? इसके साथ आपको वॉटना यानी वर्स्ट ऑल्टरनेटिव भी पता होना चाहिए। अगर डील नहीं हुई तो सबसे बुरा क्या होगा, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच ही ना जोपा यानी जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट बनता है। जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट। हाँ, ये वो दायरा है जहां दोनों के हितों को नुकसान पहुंचाए बिना कोई सहमति बन सकती है। लेकिन एक मजबूत बैठना होने के बावजूद भी बेहतरीन रणनीतियां फेल हो जाती हैं अगर हम बुनियादी गलतियां कर बैठें। सोर्स में ना 8 गंभीर गलतियों की 8 क्रिटिकल मिस्टेक्स की पूरी लिस्ट है। मैं कुछ मुख्य गलतियां अंग्रेजी में पढ़ता हूं। इनएडिक्वेट प्रेपरेशन, अपर्याप्त तैयारी। यूज ऑफ इंटिमिडेटिंग बिहेवियर, डराने वाले व्यवहार का प्रयोग। टॉकिंग टू मच एंड लिसनिंग टू लिटिल, बहुत ज्यादा बोलना और बहुत कम सुनना। और सबसे बड़ी गलती, आर्ग्यूइंग इंस्टेड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। और ये जो आखिरी पॉइंट है ना, बहस करना, ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। लोग अपनी बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची कर लेते हैं या फिर जिद पर अड़ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन सोर्स इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से काउंटर करता है। वो कहता है, योर पोजिशन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय एजुकेशन नॉट स्टबर्ननेस। मतलब प्रभावित करने के बजाय बहस ना करें। राइट, यानी आप अपनी बात को सामने वाले को एजुकेट करके उसे डेटा और लॉजिक समझाकर बेहतर तरीके से रख सकते हैं,
न कि अपनी जिद से। यानी हमें जिद नहीं करनी है, बल्कि दृढ़ होना है, असर्टिव होना है। और दृढ़ता का जो मूल आधार है ना, वो सोर्स में साइकोलॉजिकल थ्योरी से बताया गया है, IMO के, URO के। ये बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है। हाँ, इसका मतलब है कि मैं अपनी ज़रूरतों को पूरी अहमियत दूंगा, लेकिन ऐसा करते हुए मैं आपके अधिकारों या सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। सोर्स में ना दृढ़ता दिखाने के लिए बॉडी लैंग्वेज के भी बहुत प्रैक्टिकल निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि आंखें कैसी होनी चाहिए? लिखा है डायरेक्ट नॉट स्टेयरिंग, मतलब संपर्क बनाए लेकिन घूरे नहीं। आवाज वेल मॉड्यूलेटेड, स्थिति के अनुसार संतुलित और शांत। हाथ रिलैक्स्ड, मूविंग इजीली, सहज और तनाव मुक्त। और इसी असर्टिवनेस को ना बनाए रखने के लिए एक बेहतरीन तकनीक है ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक, द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। वहां सोर्स में इसको लेकर बहुत ही मजेदार बात लिखी है। लाइन है, चिल्ड्रन आर एक्सपर्ट्स इन द यूज ऑफ द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। बिल्कुल, बच्चे एक ही खिलौने के लिए तब तक रट लगाते हैं जब तक माता पिता हार ना मान लें। लाइक लिटरली वो एक ही बात रिपीट करते रहते हैं। सही कहा। लेकिन नेगोशिएशन में ना इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों की तरह जिद करें। इसका मतलब ये है कि अगर सामने वाला बार बार विषय बदलने की या आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको बिना अपना आपा खोए शांति से अपनी मुख्य बात को बार बार दोहराना चाहिए। कीप ऑन रिपीटिंग द मैसेज। राइट, मतलब ट्रैक से नहीं हटना है। बिल्कुल, वही स्टैंड अलग अलग वाक्यों में। इससे सामने वाले को समझ आ जाता है कि आप अपने मुद्दे से डिगने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर इतना सब करने के बाद भी बात बिल्कुल अटक जाए, लाइक एक डेडलॉक या इम्पैस आ जाए, या फिर हमारा सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो जानबूझकर बहुत मुश्किल बन रहा हो। जब ऐसा डेडलॉक आ जाए ना, तो सोर्स एक बहुत ही क्रिएटिव समाधान देता है। लिखा है, चेंज द शेप ऑफ द पैकेज, अ मेंबर ऑफ द टीम, द टाइम लिमिट्स। मतलब पैकेज बदल दो या लोग बदल दो। हाँ, उसी पैकेज को किसी और तरीके से पेश करें या अपनी नेगोशिएशन टीम का कोई सदस्य बदल दे, जिससे शायद एक नया डायनामिक बने, या समय सीमा बदल दे। कुछ तो बदलाव लाएं। राइट। कभी-कभी महज एक कॉफी ब्रेक या माहौल हल्का करने के लिए एक जोक भी ना जमे हुए विवाद को पिघला सकता है। और जो मुश्किल लोग हैं, उनसे निपटने के लिए गोल्डन रूल दिया गया है। वो क्या है? सोर्स कहता है, एंजाइटी कैन हैव अ स्ट्रेंज इफेक्ट ऑन पर्सनैलिटी, डू नॉट टेक पर्सनल ऑफेंस। ओ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जब सामने वाला अजीब या आक्रामक व्यवहार करे तो उसे व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल पर न लें। बिल्कुल, क्योंकि वे अपनी खुद की एंजाइटी से लड़ रहे होते हैं। सोर्स मुश्किल लोगों के लिए कुछ बहुत ही स्पेसिफिक तरीके भी सुझाता है। मैं पढ़ता हूं। अगर कोई कंप्लेनर यानी शिकायत करने वाला है तो उसे बीच में ना टोकें। अगर कोई एग्रेसिव है तो पलटकर आक्रामक ना हो। अगर कोई वेगनेस या अस्पष्टता दिखा रहा है तो सभी तथ्यों को पेपर पर लिख लें। और अगर कोई अनफ्रेंडली है तो बस आप प्रोफेशनल रहें। राइट। मतलब आपको उनकी भावनाओं में बहने के बजाय पूरे प्रोसेस पर अपना कंट्रोल रखना है। वाह, ये दस्तावेज वाकई एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव गाइड है। इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए ना, मैं नेगोशिएशन की अंतिम परिभाषा पढ़ना चाहूंगा, जो इस पूरे डिस्कशन का एक तरह से निचोड़ है। लिखा है, नेगोशिएशन इज द यूज ऑफ नॉलेज, टाइम एंड पावर टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल सो दैट यू कैन अचीव योर गोल्स। ज्ञान, समय और शक्ति का बिल्कुल सही इस्तेमाल। और इसी विचार के साथ ना मैं एक अंतिम और बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगी सबके लिए। बताइए। जब भी लोग जीवन में किसी बहुत बड़े तनाव, किसी रुके हुए काम या किसी अनसुलझी समस्या का सामना करते हैं ना, तो वे अक्सर इसे खराब किस्मत या परिस्थितियों का दोष मान लेते हैं। हाँ, कि बस लक खराब है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि वो तनाव महज एक नेगोशिएशन से बचने का परिणाम हो? वेट, रियली? हाँ, अगर कल सुबह उठकर कोई व्यक्ति अपनी उस सबसे बड़ी समस्या को एक अनसुलझे विवाद के बजाय एक सहयोगात्मक नेगोशिएशन के यानी कोलैबोरेटिव नेगोशिएशन के अवसर के रूप में देखे, तो उसका पहला कदम क्या होगा? क्या बात है। क्या वो सबसे पहले अपना BATNA पहचानेगा या फिर उस समस्या से जुड़े जो दूसरे पक्ष के हित हैं उनको समझने की कोशिश करेगा? ये तो बहुत ही गहरी बात कह दी आपने। मतलब बातचीत से या कहें नेगोशिएशन से भागना ना कभी भी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि सही रणनीतियों, ज्ञान और सही मानसिकता के साथ उस बातचीत को आकार देना ही असली ताकत है। बिल्कुल। अगर हम उस
टग ऑफ वॉर वाली जो मानसिकता है उसे छोड़ दें, तो हम पाएंगे कि सामने वाले को कीचड़ में गिराए बिना भी हम साथ मिलकर उस रस्से से कुछ नया और मजबूत बना सकते हैं। एकदम सही। तो चीजों को एनालाइज करते रहिए और सबसे जरूरी बात, सही तरीके से नेगोशिएट करते रहिए।